गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सिविक्स पोर्शन का। ये हम लोग आखिरी अध्याय पढ़ रहे हैं, अध्याय 7 यानी कि अध्याय 7, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र के परिणाम। क्या? लोकतंत्र के परिणाम। हाँ, एक विशेष सूचना, यदि आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बने रहिए। आपका सारा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की भी सीरीज कराएंगे और दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चंस का पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आप लोग कतई परेशान ना हो, कतई चिंतित ना हो, आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस अध्याय का जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र के परिणाम। अभी तक आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र कैसा होता है, कैसे चलता है, दल क्या होता है। अब इसके मूल्यांकन का टाइम आया है कि लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे किया जाए या लोकतंत्र के क्या परिणाम होते हैं, लोकतंत्र सही है या गलत है। इन सब बातों का विवेचन हम इस समय करेंगे। यानी कि मूल प्रश्न है कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करना है कि लोकतंत्र की क्या स्थितियां हैं, किस स्तर तक लोकतंत्र सफल है और किस स्तर तक लोकतंत्र असफल है। इन सारी चीजों का मूल्यांकन आज हम इस अध्याय में करेंगे। तो जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पहले उसके मानक बना लेते हैं। मानक के आधार पर उस चीज की कसौटी तय की जाती है, उस पर देखा जाता है कि किस तरीके से वो अपने परिणामों में उचित है या अनुचित है। तो सबसे पहले इन परिणामों की ओर जाते हुए हम सबसे पहले निकालेंगे कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है या नहीं देता है। लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है या नहीं देता है। इससे आप सीधा समझ लीजिए, जब आप अपना मतदान करने के लिए जाते हैं तो मतदान में सारे लोग लाइन लगाकर अपना मत देते हैं। क्या गरीब, क्या अमीर, दैनिक दिहाड़ी करने वाला मजदूर भी उसी लाइन में होता है और एक अरबपति व्यक्ति भी उसी लाइन में होता है। तो देखिए, समानता का ये भाव देखकर जब राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता तो देर से आती है, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या होता है, राजनीतिक समानता प्राप्त हो जाती है और उस व्यक्ति के मन में ये भाव पैदा होता है कि हम सभी लोग समान हैं। जैसे कि आप लोग देखिए कि आप लोगों के विद्यालयों में जब एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जाती है तो ये यूनिफॉर्म कहां से आती है? ये यूनिफॉर्म उसी विचारधारा से आती है कि सारे बच्चे समान होंगे, सारे बच्चे एक जैसे दिखें, तो सारे लोगों को यूनिफॉर्म पहना दी जाती है। नहीं तो गरीब का बच्चा एक ही पैंट शर्ट पहन के डेली आएगा और अमीर का बच्चा रोज बदल बदल के आएगा। उसकी ड्रेस देखकर ही गरीब का बच्चा कुंठित हो जाएगा, कुंठित मानसिकता के साथ रहेगा। इस स्थिति से उस बच्चे को निकालने के लिए सरकार ने एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था की कि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि अमीर के बच्चे के पास अगर 10 यूनिफॉर्म भी होंगी लेकिन उनका कलर सेम होगा, सारी स्थितियां सेम होंगी तो ज्यादा अंतर नहीं लगेगा और बच्चे सभी अपने आप को समान महसूस करेंगे। तो लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा परिणाम है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं इनका अपवाद भी होता है, लेकिन अपवाद में ना जाकर हम सीधे सीधे देखते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक समानता भी प्राप्त होती है। सारे लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए यहां जब हम इस कसौटी पर देखते हैं कि लोकतंत्र
समानता दे रहा है नागरिकों को कि नहीं, तो यहां लोकतंत्र सफल महसूस होता है, उसका परिणाम सकारात्मक होता है। अब देखते हैं दूसरी स्थिति आती है कि क्या लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। हाँ, निस्संदेह इसमें हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। गरिमा क्या है? वो आत्मविश्वास। जब हम सभी समान होंगे, सारे लोग एक साथ बैठ के कार्य करेंगे, एक जगह पढ़ाई का अगर अवसर मिल रहा है तो वो सारे बच्चों को एक साथ मिल रहा है, किसी भी सामाजिक स्थिति में अंतर नहीं किया जा रहा है। जैसे आप गांव में देखिए, कभी कभी ऐसा अंतर देखने को मिल जाता है कि एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है और दूसरा व्यक्ति नीचे बैठता है, लेकिन स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। यदि कुर्सी होगी तो सबके लिए होगी, यदि कुर्सी नहीं होगी, चटाई होगी, तब भी सारे लोगों के लिए होगी। तो उसमें कहीं भी व्यक्ति को अपनी गरिमा का हनन महसूस नहीं होता है। तो निसंदेह इस कसौटी पर भी लोकतंत्र अपने आप को सफल महसूस कराता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति या उच्च वर्ग का व्यक्ति भी वही कार्य करता है लोकतंत्र में जो निम्न या कह लीजिए कम आय वर्ग का व्यक्ति भी करता है। दोनों को समानता प्राप्त होती है, दोनों को गरिमा प्राप्त होती है और अपने गरिमामय जीवन के साथ वो आगे चलते हैं। दूसरी कसौटी पर भी लोकतंत्र सफल साबित होता है। तीसरी कसौटी हम लोग देख लेते हैं कि फैसलों में बेहतरी आती है। कैसे आती है साहब? हम कहते हैं कि योग्य लोग यदि बैठेंगे और फैसला लेंगे तब वो फैसले अच्छे होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कई बार ऐसा होता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, इस भौगोलिक विस्तार में कई जगह वस्तुएं, चीजें अलग हो जाती हैं, उनके मानक और उनके परिणाम चेंज हो जाते हैं उस विस्तार के कारण। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए कि जब हम गर्म क्षेत्र में रहते हैं तो हम दारू के लिए मना करते हैं, शराबबंदी के बारे में कहा जाता है। बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई है पूरे तरीके से, और अन्य गर्म क्षेत्रों में शराबबंदी लागू करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन वहीं आप देखिए ठंडे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या बर्फीले क्षेत्रों में मानव तो शराब पीता ही है। गाड़ियों को भी शराब पिलाई जाती थी। पुराने मॉडल की जो गाड़ियां होती थी, उन गाड़ियों के रेफ्रिजरेटर में भी शराब डाली जाती थी। क्यों? यदि अल्कोहल उस पानी में मिल जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट नीचे नहीं जाएगा तो वो गाड़ी में बर्फ जम जाएगी और रेफ्रिजरेटर फट जाएगा। तो ये क्या है? ये एक वातावरण की समस्या है। समय, देश, काल की स्थितियां हैं, अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो जब गर्म जलवायु का व्यक्ति बैठ के नीति का निर्माण करेगा तो वो गर्म अपनी स्थितियों के हिसाब से सोचेगा, ठंडी स्थितियों के हिसाब से नहीं सोचेगा। लेकिन जब हमारा प्रतिनिधि ठंडी जगह का आकर उनको बताएगा कि नहीं, ये स्थितियां हमारे यहां खराब हो सकती हैं, ठंडी जगह क्योंकि वातावरण ठंडा है, वहां शरीर को उस ठंड से बचाने के लिए आपके शरीर में अल्कोहल की आवश्यकता होती है। उस अल्कोहल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग शराब पीते हैं, घरों में भी शराब बनाते हैं। इन सब चीजों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से नियम और परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए लोकतंत्र में प्रत्येक जगह से एक एक दो दो प्रतिनिधि आते हैं और वो प्रतिनिधि संसद में बैठकर अपने क्षेत्र के लिए नियम का निर्धारण करवाते हैं, अपने हिसाब से नियम बनवाते हैं। तो निश्चित तौर से जब सारी जगह के लोग होंगे
तो जो फैसले लिए जाएंगे, जो निर्णय लिए जाएंगे, वो बेहतर होंगे, सभी की भलाई के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि आगरा में या दिल्ली में बैठा व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के लिए नियम निर्धारण करे और उसमें त्रुटि ना हो, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। लेकिन यदि हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति उस जगह बैठा है तो वो उन बारीकियों को समझता है, उन स्थितियों को समझता है और नियम निर्धारित करते समय ये सारी चीजें बता सकता है। तो ये तीसरी कसौटी में भी लोकतंत्र पूरी तरीके से पास होता है कि फैसला लेने में बेहतरी आती है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि टकराव को टालने और संभालने का में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि देता है, महत्वपूर्ण तरीका देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई टकराव हो गया, उस टकराव के लिए एक नियम बनाना है, एक कानून बनाना है, तो नियम बनाने की, कानून बनाने की एक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से विधेयक पेश किया जाएगा, फिर कैसे पहला वाचन होगा, फिर कैसे दूसरा वाचन होगा, फिर कैसे उस पर मतदान होगा, मतदान के बाद कैसे समितियों के पास जाएगा। एक पूरी की पूरी प्रक्रिया के तहत ये बनता है, जिससे कि तत्कालिक उभार की चीजें जो होती हैं, तात्कालिक गुस्से की जो चीजें होती हैं, वो ठंडी हो जाती हैं और व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। तो निसंदेह लोकतंत्र में टकराव को टालने की स्थितियां भी पूरी तरीके से विद्यमान होती हैं। और सबसे लास्ट में हम इसको देखते हैं कि गलतियों के सुधार की संभावना होती है। जैसे लोकसभा में कोई बिल बना, इसके पश्चात वो राज्यसभा में पेश होता है, राज्यसभा में योग्य लोग बैठकर उस पर समीक्षा करते हैं, उसे समितियों के पास भेजते हैं और विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। लेकिन इसके पश्चात भी यदि कोई त्रुटि उसमें रह जाती है, तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति पूरी तरीके से उसको समझता है, बूझता है, विशेषज्ञों से सलाह लेता है और यदि उसमें कोई त्रुटि उसको समझ में आती है तो वो उसको वापस कर देता है और उस त्रुटि को सुधारने के पश्चात जब पुनः भेजा जाता है तब वो विधान बन पाता है। तो इस लंबी प्रक्रिया में गलतियों के सुधार की संभावनाएं पूरी तरीके से विद्यमान है। एक चरण पर गलती निकल जाएगी तो दूसरे पे पकड़ी जाएगी, दूसरे पे निकल जाएगी तो तीसरे पे पकड़ी जाएगी, तीसरे पे निकल जाएगी तो चौथे पे पकड़ी जाएगी। कहीं ना कहीं उस गलती को पकड़ लिया जाएगा तो निश्चित तौर से ये गलतियों को सुधारने की पूरी संभावनाएं लोकतंत्र में होती हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजा ने जो कह दिया वही उनकी विधि होती है, वही उनका निर्माण होता है। इसके पश्चात यदि मंत्री महोदय ने उस पर ध्यान दिला दिया तो ठीक है, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रियाएं वहां पर नहीं होती हैं। इसीलिए लोग राजतंत्र से परेशान होकर लोकतंत्र की तरफ पलायन कर गए हैं। लगभग 200 से ज्यादा देशों में इस समय लोकतंत्र की व्यवस्थाएं लागू हैं। हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि लोकतंत्र की एक पहली लहर थी, एक दूसरी लहर थी, एक तीसरी लहर थी और अब एक चौथी लहर भी चल रही है, जिसमें लोकतंत्र स्थापित होता चला जा रहा है। इन स्थितियों में हम लोकतंत्र का मूल्यांकन करते हैं, लोकतंत्र के परिणाम को देखते हैं। आइए अब अगले तरफ चलते हैं कि इन कसौटियों पे जब हमने कसा तब लोकतंत्र पूरी तरीके से सफल महसूस हुआ। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें हो सकता है लोकतंत्र उतना सफल ना साबित हुआ हो, उनको देख लेते हैं। पहला क्या है? उत्तरदायित्व। तीसरा क्या है? जिम्मेवारी। तीसरा क्या है? वैध शासन। यानी कि उत्तरदायित्व होना चाहिए। किसी कार्य के प्रति यदि उत्तरदायित्व नहीं होगा तो कोई व्यक्ति चाहे जैसा कार्य करता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कार का ड्राइवर है, कार के ड्राइवर को मालूम है कि यदि एक्सीडेंट होगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, तो वो संभल के गाड़ी चलाता है। यदि उसके लिए इस जेल का प्रावधान ना हो तो वो चाहे जैसी गाड़ी चलाएगा, किसी को भी कुचलते हुए चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित होना चाहिए। यदि
इन 5 सालों में जब सरकार चल रही है उसमें ठीक से कार्य नहीं किया गया तो लास्ट में उसका मूल्यांकन किया जाएगा, जनता उसको देखेगी और यदि आपके कार्य ठीक नहीं हुए, आप उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा। यही वो शासन है जिसे आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसी में एक शब्द आता है वैध शासन। वैध शासन क्या होता है? वैध और अवैध क्या होता है? अब आप समझिए कि वैध क्या होता है और अवैध क्या होता है। जो शासन या सत्ता समाज के हित में हो वो वैध है, जो समाज के हित में नहीं है वो अवैध है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि एक जगह वैध होती हैं तो एक जगह अवैध होती हैं। पहाड़ पर शराब पीना वैध है तो गर्म क्षेत्र में वही अवैध है। एक समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो चीजें निर्धारित होती हैं, उनको निर्धारित किया जाता है और नैतिकता की दृष्टि में भी वही चीजें लागू की जाती हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये बताया गया कि दक्षिण एशिया में किस तरीके से लोकतंत्र को उपयुक्त या अधिक उपयुक्त माना गया। सबसे पहले देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया, पूरे दक्षिण एशिया में इसका क्या रिजल्ट हुआ। पूरे दक्षिण एशिया में 88% लोग इसे उपयुक्त या अधिक उपयुक्त मान रहे थे। अब क्रमवार इसे हम देशों से देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं बांग्लादेश में इसे 93% लोग उपयुक्त या अधिक उपयुक्त मान रहे थे। श्रीलंका में 92% लोग उपयुक्त या अधिक उपयुक्त मान रहे थे। भारत में भी 92% लोग इसे उपयुक्त या अधिक उपयुक्त मान रहे थे। पाकिस्तान में इसे 84% उपयुक्त या अधिक उपयुक्त मान रहे थे और नेपाल में इसे 79% लोग उपयुक्त या अधिक उपयुक्त मान रहे थे। इसे आप इस चार्ट से देख सकते हैं। चार्ट में पूरी सारी स्थितियां आपको समझ में आ जाएंगी। ये चार्ट मैंने इसीलिए यहां पे लगाया हुआ है। चार्ट को हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे, ये सारी स्थितियां आप देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आर्थिक मोर्चे पे कि लोकतंत्र राजनीतिक मोर्चे पर तो पूरी तरीके से सफल है, मनोवृत्ति और नैतिक दृष्टि से भी सफल है, लेकिन क्या आर्थिक मोर्चे पर भी ये पूरी तरीके से सफल है या आंशिक सफल है? इसको देख लेते हैं किस तरीके से। आर्थिक समृद्धि और विकास, आप देख लीजिए, आर्थिक समृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर होता है। इसको आप लोग अर्थशास्त्र में पूरी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन यहां हम लोग इस समय लोकतंत्र के परिणामों के बारे में चल रहे हैं तो इस कसौटी पर लोकतंत्र का परिणाम देख लेते हैं। लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा तानाशाही वाले देशों में आर्थिक समृद्धि अधिक है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। अब आप सोचिए क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि सारी परिस्थितियां लोकतंत्र में कहीं ना कहीं किन्हीं अर्थों में थोड़ा डिले करा देती हैं, थोड़ा सा विलंब करा देती हैं। इसलिए आर्थिक परिणाम उतने अच्छे नहीं आते हैं जितने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक परिणाम आते हैं। जबकि तानाशाही में तानाशाह सशक्तता से उन नियमों को लागू करता है, जल्दी से नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को देश में तत्काल लागू कर दिया जाता है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होता है। इससे कभी कभी देखने में ये आता है कि तानाशाही वाले जो देश होते हैं उनमें आर्थिक समृद्धि और विकास तेजी से होता है। चलिए खैर, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र थोड़ा सा तानाशाही से पिछड़ता हुआ नजर आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं। लोकतंत्र की जो आर्थिक उपलब्धियां हैं वो किन किन देशों में कैसे कैसे हुई और कैसे कैसे चली, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको हम लोग 2 चार्टों के माध्यम से समझेंगे। पहला चार्ट जो है वो हमें बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में
तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। क्या है? तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है लोकतांत्रिक देशों से। लेकिन जब हम गरीब देशों को देखते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। गरीब देशों में चाहे तानाशाही हो तब भी आर्थिक समृद्धि और विकास लगभग उतना ही रहता है, और चाहे लोकतंत्र हो। लेकिन जब ये अमीर देश होता है, इसमें तानाशाही होती है, तो ये लोकतंत्र से थोड़ा बेहतर करता है। इसमें हम ज्यादा देशों के बारे में नहीं बताएंगे, देशों को आप इस चार्ट से समझ लीजिए। अब हम चलते हैं चार्ट 2 में। चार्ट 2 में लोकतांत्रिक देशों से भी काफी अंतर हो सकता है। यानी कि लोकतंत्र में, इस चार्ट में आप देखिए, इस चार्ट में आपको दिखाई देगा कि सारे लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देशों के बावजूद भी इनमें बहुत अंतर है। इनके आर्थिक विकास में बहुत अंतर है। तो ये आर्थिक विकास में बहुत सारा अंतर जो है वो आपको इस चार्ट से समझ में आ जाएगा। इसे हम देशवार नहीं समझा रहे हैं। अगर देशवार समझाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, काफी विस्तृत हो जाएगा। अब आपको पुनः वो सूचना बता देते हैं, जिन छात्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिनको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसमें आपको और जो अन्य चीजें चाहिए होंगी वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। हमने बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में तो आपको बता दिया कि पूरी सीरीज हम कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद।